स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल जेएसएससी डिफेंस जोन में। आज के इस वीडियो में हम सीटेट 2015 में पूछे जाने वाले इन्वायरमेंटल साइंस से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें यह निर्देश दिया गया है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रीना को आम पसंद है और इसे वह जाड़े के दिनों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है ताकि उसका वो उपयोग कर सके। तो इसके लिए वे कौन सा उपाय अपना सकती है? तो उचित विकल्प को चुनना है इसमें, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है अचार और आम पापड़ बनाना, दूसरा ऑप्शन है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, थर्ड ऑप्शन है प्लास्टिक के थैले में रखना और फोर्थ ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में संरक्षित करना। तो आम की चीज़ों को लंबे समय तक सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए अचार और आम पापड़ बनाकर रखा जा सकता है, लेकिन जूस तैयार करके और उसे वायुरोधी डब्बे में संचित करके तथा प्लास्टिक के थैले में या रेफ्रिजरेटर में अधिक दिनों तक संरक्षित करके नहीं रखा जा सकता है, जबकि अचार और आम पापड़ बनाकर इसे कुछ समय तक रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अचार और आम पापड़ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश दिया हुआ है इसमें भी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि शिक्षण प्रक्रिया जो हम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रयोग करते हैं, किन किन कौशलों को बढ़ावा देकर इन्हें प्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ सकते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है पूर्वानुमान, सेकंड ऑप्शन है निर्धारण और थर्ड ऑप्शन है निष्कर्ष निकालना और फोर्थ ऑप्शन है अवलोकन करना। तो इसका राइट आंसर है अवलोकन करना। चूँकि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में इस बात पे जोर दिया जाता है कि बच्चे पर्यावरण से जोड़कर शिक्षा दी जाए और वे पर्यावरण से संबंधित किसी भी चीज़ को वो खुद अवलोकित करके उन्हें करके सीखें। इसी कारण वर्तमान समय में पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और तरह तरह के कौशलों के द्वारा, जैसे प्रोजेक्ट कार्य दिया जाना, प्रतियोगिता करवा के, भ्रमण करवा के उन्हें शिक्षा देने की कोशिश की जाती है। तो इस अनुसार इसका राइट आंसर होगा अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मिट्टी मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसान के द्वारा उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग किया जा रहा है तो इससे धान की फसल और खेतों में बार बार क्या असर इसका पड़ सकता है? जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोग रहेगी, सेकंड ऑप्शन है जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, थर्ड ऑप्शन है बंजर हो जाएगी और फोर्थ ऑप्शन है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ हो सकेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बंजर हो जाएगी, क्योंकि खेत में उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से खेत की जो मिट्टी है, मृदा है, वो बंजर हो जाती है और फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ ही मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाला रोगों का समुच्चय है? जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। सेकेंड ऑप्शन है हैजा, डेंगू, मलेरिया। थर्ड ऑप्शन है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। और फोर्थ ऑप्शन है चिकनगुनिया, हैजा और मियादी बुखार। तो मच्छरों से फैलने वाले रोग चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। चूँकि चिकनगुनिया मच्छरों के काटने से ही होता है और डेंगू एडिज मच्छर के काटने से, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से होता है। जबकि हैजा और मियादी बुखार बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। मियादी बुखार वायरस से होता है लेकिन मच्छर के काटने से यह नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य क्या उद्देश्य है? यदि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कविता एवं कहानी का प्रयोग किया जाता है, इसका उद्देश्य होता है शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। तो यह किस उद्देश्य से किया जाता है? जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा की विविधता की पूर्ति। सेकेंड ऑप्शन सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन है पाठों को आनंदमय बनाना। और फोर्थ ऑप्शन है भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। चूँकि कविता एवं कहानियों में भाषाओं का बहुत अच्छा मेल होता है और कविता एवं कहानी के माध्यम से बच्चे अधिक सीखते हैं, उन्हें सीखने में रुचि होती है। यदि उन्हें पर्यावरण अध्ययन व्याख्यान विधि से प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाए तो यह उनके लिए अरुचिकर लगेगा और उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, जिसके कारण पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों को प्राथमिक स्तर पर कहानियों और कविताओं का प्रयोग करके ही पर्यावरण अध्ययन करवाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन को उनके निजी जीवन से जोड़कर कविता एवं कहानी के माध्यम से पढ़ाकर शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल से पकी हुई समुद्री मछली का खाना पसंद करते हैं? हमारे देश में विविधता में एकता है, अर्थात भारत में अनेक धर्म, जाति, संस्कृति के लोग रहते हैं और उनके खान पान, वस्त्र, नृत्य आदि भी अलग अलग हैं। तो नारियल के तेल से पकी हुई समुद्री मछली एवं अन्य भोजन कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है मिजोरम, सेकंड ऑप्शन है गोवा, थर्ड ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और फोर्थ ऑप्शन है बिहार। तो भारत में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन केरल, गोवा, तमिलनाडु यानी साउथ इंडिया में होता है। तो जहाँ पे इसका सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है, लोग ज़्यादातर वहीं पे इसे खाना पसंद करते हैं। इसके ऑप्शन में मिजोरम है, वो ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है, जम्मू कश्मीर नॉर्थ इंडिया में है और बिहार भी नॉर्थ इंडिया में है, जबकि गोवा साउथ इंडिया में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा के लोग नारियल के तेल से पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। इसमें कथन दिया हुआ है, जिसमें पहला कथन है एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। इस कथन में कांसा के बारे में बोला गया है कि एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर की ही भांति ही कांसा भी एक तत्व है। ऑप्शन बी में बोला गया है इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन सी में बोला गया है आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों
वर्षों से कर रहे हैं। और कथन ऑप्शन डी में बोला गया है, ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की किंतु अधिक मजबूत टिकाऊ होती हैं। इनमें से सही कथन कौन है, इस पर विचार करना है। तो आइए विचार करते हैं। कांसा एक तत्व नहीं है, यह एक धातु नहीं है, बल्कि यह एक मिश्र धातु है जो कॉपर और टिन को पिघलाकर एक अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। इस प्रकार कांसा एक मिश्र धातु है, जबकि एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर एक धातु है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है जो रॉन्ग हो जाएगा और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा राइट। थर्ड ऑप्शन है, आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। प्राचीन हिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में ही ब्रॉन्ज का आविष्कार हो गया था। वहाँ के लोग कांस्य के, ब्रॉन्ज के अनेक धातुएं, औजार और मूर्तियाँ बनाते थे। इसका अर्थ यह है कि आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। नेक्स्ट है, ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत टिकाऊ होती हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि एल्युमिनियम की बनी वस्तुएं ब्रॉन्ज की बनी वस्तुओं से हल्की होती हैं, यानी ब्रॉन्ज की वस्तुएं भारी होती हैं और एल्युमिनियम की वस्तुएं हल्की होती हैं। तो इसका ऑप्शन बी और सी राइट होगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश या और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा पहले होगी। इस कथन में नई दिल्ली में रहने वाला कोई एक व्यक्ति है जो पहले भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ जाता है और फिर रांची जाता है जो झारखंड की राजधानी है। तो वह किस किस दिशा में भ्रमण करेगा? तो इसका ऑप्शन है पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन बी है पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन सी है दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, या ऑप्शन डी दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि नई दिल्ली जो है वो भारत के उत्तर दिशा में है और भोपाल मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल मध्य में है। इसके साथ ही जो रांची है झारखंड की राजधानी, वो पूर्व भारत का एक भाग है। तो इस प्रकार नई दिल्ली से जब वह मध्य प्रदेश भोपाल जाता है तो इसका अर्थ यह है कि वह दक्षिण की ओर यात्रा किया, और मध्य प्रदेश से रांची जब जाता है तो इसका अर्थ है कि वह पूर्व की तरफ यात्रा किया। यानी ये अगर इंडिया है तो दिल्ली, मध्य प्रदेश यहाँ स्थित है और झारखंड, तो पहले वह मध्य प्रदेश जाएगा और फिर झारखंड जाएगा जो झारखंड की राजधानी रांची है। तो इसका अर्थ है कि वो पहले दक्षिण की ओर यात्रा किया फिर पूर्व की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहले दक्षिण दिशा में फिर पूर्व दिशा में, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 2 जनवरी 2015 को मंडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मंडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3 जनवरी 2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की कुल दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो रेलगाड़ी की औसत चाल निकालने के लिए जो कुल दूरी है 1140 किलोमीटर, उसे टोटल जितने घंटे रेलगाड़ी यात्रा की उससे डिवाइड करना होगा।
तो जब 7:45 से अगले दिन 4:45 के बीच का टोटल आवर निकालेंगे तो लगभग 21 आवर आएगा। और इन दोनों को डिवाइड करने पे अप्रोक्सीमेटली 54 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इसका राइट आंसर है 54 किलोमीटर। चूँकि ये लगभग में पूछा है तो इसका आंसर 54 किलोमीटर दे सकते हैं। जबकि ऑप्शन ए में भी 54 किलोमीटर है तो आफ्टर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों राइट होगा, जबकि ऑप्शन बी और सी गलत है। चूँकि यहाँ अप्रोक्सीमेट डाटा पूछा है, लगभग में पूछा है, एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछा है, तो इसे हम 54 किलोमीटर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर है। तो यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मैप में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। तो जब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर हो सकता है तो 9.7 सेंटीमीटर को हम 110 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.067। ठीक है, यानी दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी 1.07 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। इस प्रश्न में राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम में बिना पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग के शिक्षा देने की जो बात कही गई थी उसका कारण क्या है, जिसमें हम ये देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कहानी एवं कविता के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन से तथ्यों को जोड़कर पढ़ाया जाता है। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, सेकंड ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए, ऑप्शन सी है कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, ऑप्शन डी संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। एनसीएफ 2005 है, उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कोई भी पाठ्य पुस्तक नहीं होगी, बल्कि उन्हें कविता एवं कहानी के माध्यम से भ्रमण के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा दी जाएगी, जिसे वे अपने अवलोकन एवं अनुभव के आधार पर शिक्षण को ग्रहण कर सकेंगे। अगर आपने एनसीएफ 2005 का हमारा वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना जरूरी है, केवल इसे छोड़कर। इसके ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थानीय से वैश्विक की ओर, और ऑप्शन डी अमूर्त से मूर्त की ओर। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए कुछ शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है ताकि शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाए।
जिस शिक्षण सूत्र में सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थानीय से वैश्विक की ओर आदि शामिल है। इस क्वेश्चन में भी शिक्षण सूत्र से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कक्षाओं में कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना नहीं चाहिए, जिसमें ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का अर्थ है कि ऐसी वस्तुएं जो विद्यमान है पर्यावरण में, जिसे बच्चे देख सकते हैं, और अमूर्त वस्तुएं जो निराकार है, जिन्हें वे देख नहीं सकते बल्कि अनुभव कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मूर्त वस्तुओं में पेड़ पौधे, मकान, मनुष्य, पहाड़ पर्वत आदि आ जाते हैं। अमूर्त वस्तुओं में भावात्मक चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बुद्धि, व्यवहार आदि। ऑप्शन बी है सरल से कठिन की ओर। इसका अर्थ यह है कि बच्चों को पहले सरल शब्दों के अर्थ समझाना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे उसे कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए उसके ज्ञान को विस्तृत करना चाहिए। नेक्स्ट है स्थानीय से वैश्विक की ओर। पर्यावरण अध्ययन में पहले बच्चों को अपने विद्यालय के, अपने परिवार के, समाज के परिवेश के बारे में बताना चाहिए, उनसे परिचित कराना चाहिए। फिर धीरे धीरे उनके ज्ञान को वैश्विक स्तर से जोड़कर देखना चाहिए। नेक्स्ट है अमूर्त से मूर्त की ओर, जो कि गलत है, क्योंकि अमूर्त चीज़ों के बारे में बताने से बच्चे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उन्हें पहले मूर्त चीज़ें के बारे में बताना चाहिए, फिर उनके ज्ञान को अमूर्त चीज़ों के बारे में बताकर उनके ज्ञान को और अधिक विस्तृत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 5 की अध्यापिका महिला चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस कथन का यह अर्थ है कि कक्षा 5 की जो अध्यापिका टीचर है वह विद्यार्थी को आसपास के पौधों का अवलोकन करवा सके, सार्थक अधिगम करवा सके। इसके लिए वह क्या कर सकती है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है समझना कि पौधे भी सजीव हैं। सेकंड ऑप्शन है समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। थर्ड ऑप्शन है अधिकतम पौधों के नाम लिखना। फोर्थ ऑप्शन है उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों में अंतर या अवलोकन करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर व अवलोकन करना। अंतर और अवलोकन करने से, पत्तियों के गंध और ऊंचाई को देखने से उन्हें यह अनुभव होगा कि पौधे में अंतर हुआ है और उन्हें व्यवहारिक ज्ञान मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। जून 2007, दिसंबर 2014 पेट्रोल का मूल्य 47.74 61.33 रुपये प्रति लीटर में है और डीजल का मूल्य 35.21 रुपये से 50.51 रुपये लीटर में बढ़ता है। उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमित ने अपने नोटबुक में यह लिखा। देवमित उपयुक्त अध्ययन करने के बाद क्या लिख सकता है, यह निष्कर्ष बताना है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अपनी महंगा होता है। सेकंड ऑप्शन है पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक हुआ है। थर्ड ऑप्शन है डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। और फोर्थ ऑप्शन है डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है बी तथा सी निष्कर्ष है, बी ऑप्शन सी तथा डी निष्कर्ष है, सी ऑप्शन ए तथा डी प्रेक्षण है, डी ऑप्शन ए तथा सी प्रेक्षण है। तो कक्षा 5 के बच्चे की मानसिक आयु उतनी स्तर पर विकसित नहीं होती है कि वे पेट्रोल डीजल आदि के मूल्यों का विश्लेषण कर सके और उस स्तर तक प्रतिशत निकाल सके और निष्कर्ष निकाल सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें यह है कहा गया है कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा महंगा ईंधन है और डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है। लोगों को डीजल वाली ही गाड़ी खरीदनी चाहिए, यानी ऑप्शन ए और डी राइट होगा, जिसमें पेट्रोल डीजल की अपेक्षा महंगा है और लोगों को डीजल वाली गाड़ियां ही खरीदनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देते और उन्हें काटते रहते हैं। जिसके ऑप्शन है फर्स्ट दीमक, सेकेंड गिलहरी, थर्ड छिपकली और फोर्थ चूहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गिलहरी। गिलहरी एक ऐसी जंतु है जो अपने दांतों को काटती है और उन्हें बहुत अधिक लंबा नहीं होने देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में कौन से कौशल का विकास होता है? जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है साफ सुथरा रेखांकन, सेकेंड गणनाएं और अनुमान करना, थर्ड ऑप्शन है माप के अनुसार चित्रण करना, फोर्थ ऑप्शन है सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी देना। तो इसका सही आंसर है सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी देना। मानचित्रों पर कौन सी चीज़ें कहाँ स्थित है उनका शिक्षार्थियों को अभ्यास करवाया जाता है, तो उनसे उपयुक्त स्थानों की सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप में कौन सी विशेषता पाई जाती है जो इन चारों में समान है? जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है वे अंडे देते हैं, सेकेंड ऑप्शन है वे जहरीले होते हैं, थर्ड ऑप्शन वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन है उनके शरीर सलवा से ढके होते हैं। तो इसका सही आंसर है उनके शरीर सलवा से ढके होते हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप, इनके जो शरीर है वे सलवा से ढके होते हैं और इन्हें वह समय समय पर अपने शरीर से हटाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय में अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावीपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? एक अध्यापिका है जो एक प्राथमिक स्तर पर कक्षा 4 के बच्चों को और उनके सीखने के तरीकों को किस प्रकार से आकलन उसका कर सकेंगी? जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने कहकर, सेकेंड ऑप्शन है उपर्युक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, थर्ड ऑप्शन है यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है, और फोर्थ ऑप्शन है जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जल संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण आदि के बातों से परिचित कराने के बाद उनके दैनिक जीवन में जो परिवर्तन आता है और वे जो व्यवहार करते हैं उसी का आकलन करने से उनके शिक्षण अधिगम के स्तर का आकलन किया जा सकता है। इसीलिए यह पता करके कि वे अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे कर रहे हैं या कैसे प्रारंभ की है, शिक्षण के प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जाती है। राधा यात्रा के विभिन्न टिकटों का उपयोग करती है और ऐसे टिकटों के उपयोग से किस संकल्पना का प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न होती है। सेकंड ऑप्शन है, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। थर्ड ऑप्शन है, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है, आर्जन प्रक्रिया की समझ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट लेना चाहिए और अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर शिक्षा यात्रा की लागत भी भिन्न भिन्न होती है। राधा विभिन्न प्रकार के टिकटों का उपयोग करती है और भिन्न भिन्न स्थानों पर जाने पर भिन्न भिन्न स्थानों पर उसकी अलग अलग प्राइस होती है और सार्वजनिक वाहन का वह उपयोग कर रही है क्योंकि वह टिकट ले रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है और इनके बीजों से तेल भी प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पालक, सेकंड ऑप्शन है नारियल, थर्ड ऑप्शन है बंद गोभी, फोर्थ ऑप्शन है सरसों। तो पालक की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। नारियल के पेड़ से हम नारियल के फल का प्रयोग करते हैं। बंद गोभी भी एक प्रकार से पत्ता ही है, किंतु इन तीनों का प्रयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं। लेकिन सरसों एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिससे हम तेल भी प्राप्त करते हैं और जिसके पत्तों का हम शाक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है। एक कक्षा है कक्षा 4 जिसमें अध्यापक को भोजन के विभिन्नता सांस्कृतिक विभिन्नता के बारे में पढ़ाना है। इसके लिए वह कौन सी विधि का प्रयोग करेगा जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बना सकता है। ऑप्शन ए है, विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। ऑप्शन बी है, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विधि भोजन के बारे में विद्यार्थियों के लिए एक प्रोजेक्ट वर्क दे। ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। या ऑप्शन डी, विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विधि भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट वर्क देना चाहिए, जिनसे वह पता चल सके कि हमारे देश में कौन कौन से भोजन प्रचलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के आकलन में कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है, वह भी प्राथमिक स्तर पर। तो ऑप्शन ए है स्मरण करना, ऑप्शन बी है प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी न्याय और समानता के प्रति चिंता, और ऑप्शन डी है सहयोग करना। तो पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसे अनुभव के आधार पर सीखा जाता है। तो इसके लिए छात्रों द्वारा अध्यापक से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए विद्यार्थी आपस में चर्चा भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्मरण करना। पर्यावरण अध्ययन के विषय में स्मरण करने पर बल नहीं दिया गया है, बल्कि प्रश्न पूछने, न्याय और समानता के प्रति सजग रहने, एक दूसरे का सहयोग करने और अवलोकन करके सीखने का उद्देश्य होता है पर्यावरण अध्ययन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है क्रियाकलाप संचालित करना और कौशलों का विकास करना, सेकेंड ऑप्शन है आकलन में सफलता प्राप्त करना, थर्ड ऑप्शन है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं अवधारणाओं को समझना, फोर्थ ऑप्शन है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो बच्चों को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन कविता एवं कहानी के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इसमें प्रकृति और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से संबंधित शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, ताकि बच्चों को पढ़ने में रुचि लगे, वे अरुचिकर ना हो और कक्षा में एक्टिव रहें। इसके लिए उन्हें कहानी और कविता के माध्यम से पढ़ाया जाता है, और वह कहानी और कविता प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जुड़ा हुआ होता है, जिससे उनके भाषाई कौशल का भी विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम पक्षियों को अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है। प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में यह देखते हैं कि भिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं पर्यावरण में, और यह अपने गर्दन को अत्यधिक हिलाते हैं। तो इसका कारण क्या होता है। ऑप्शन ए, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। ऑप्शन बी, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। ऑप्शन सी, नेत्रों के 2 नेत्र होते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। ऑप्शन डी, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पक्षी जो अपनी गर्दन बार बार और अत्यधिक हिलाते हैं उसका कारण है कि वे 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षक के लिए
कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त हो सकती है जो उनके शिक्षण कौशल को प्रभावी बनाए और वे अधिक सीखें? जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आए। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की सहायता करना कि ये अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है वह है अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना और शिक्षार्थियों से यह कहना कि वो उसकी स्थिति बनाए। इससे क्या होगा कि शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक और शिक्षार्थी समान रूप से भाग ले सकेंगे और शिक्षार्थी आपस में चर्चा करके यह आगे सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या उचित है? फर्स्ट ऑप्शन है एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। सेकेंड ऑप्शन है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन है बीज बोने से पहले भूमि की गहराई की जुताई की जाती है। और फोर्थ कथन है एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और ई ऑप्शन है आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। इसमें से सही कथन क्या है यह देखना है। जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, सी, डी और ई। बी ऑप्शन है ए, बी और डी। सी ऑप्शन है केवल ए और केवल बी। डी ऑप्शन है केवल बी और डी। तो इसके जो कथन है वो मिजोरम के संदर्भ में दिए गए हैं कि मिजोरम में जो झूम खेती होती है उसके संदर्भ में कौन कौन सी बातें सही है। तो ऑप्शन ए है कथन ए, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्ष तक खुला छोड़ दिया जाता है। झूम खेती में फसल को काटने के बाद कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी उर्वरक शक्ति वापस लौट आए। अगला ऑप्शन है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। इसलिए जला दिया जाता है ताकि भूमि की जो उर्वरक शक्ति खो गई है वो जले हुए राख के द्वारा उसकी उर्वरक शक्ति वापस लौट आए। थर्ड है बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। और डी ऑप्शन है एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो मिजोरम में जो झूम खेती होती है उसमें 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें उपयोग की जाती हैं? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए जो उपकरण और तकनीकें उपयोग में लाई जाती है वह क्या क्या हो सकती है? फर्स्ट है परियोजना कार्य। बी ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण। सी ऑप्शन है जर्नल लिखना। और डी ऑप्शन है विचार मानचित्र करना। तो पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए जो उपकरण और तकनीकें अपनाई जाती है वो परियोजना कार्य भी है, क्षेत्र भ्रमण भी है, जर्नल लिखना और
विचार मानचित्रण भी है। परियोजना कार्य में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित किसी विषय पर बच्चों को परियोजना प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए वर्क दे दिया जाता है और क्षेत्र भ्रमण में विभिन्न पर्यावरण से संबंधित क्षेत्रों का भ्रमण करवाया जाता है। इसके साथ ही उन्हें उस क्षेत्र और परियोजना कार्य के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा जा सकता है और कक्ष में विचार को प्रकट करने के लिए भी कहा जा सकता है। इस संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन के अधिगम स्तर को बच्चों में मापने के लिए ये चारों युक्ति अपनाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। जिसमें फर्स्ट है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। सेकेंड ऑप्शन है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक उसकी जड़ें ना पहुंच जाए। थर्ड ऑप्शन है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। और फोर्थ ऑप्शन है, यह वृक्ष अबुधाबी में पाया जाता है। इन चारों ऑप्शन में कौन सही है, इस पर विचार करना है। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी और डी, सेकंड ऑप्शन है बी, सी और डी, फोर्थ ऑप्शन है केवल ए और बी और लास्ट ऑप्शन है ए, बी और सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी। आइए विचार करते हैं। रेगिस्तानी ओक एक प्रकार का ऐसा वृक्ष है जिसकी ऊंचाई लगभग हमारे कमरे के बराबर होती है, जिसे 4 मीटर भी लगभग कह सकते हैं। इसके साथ ही इसके वृक्ष की जड़ें इतनी लंबी होती हैं, लगभग उसकी वृक्ष की ऊंचाई की 30 गुनी लंबी होती है, जो उसके गहराई मिट्टी के अंदर जाती है, ज़मीन के भीतर जाती है और तब तक यह फैलती रहती है जब तक कि उसकी जड़ें पानी को प्राप्त ना कर ले। इसके साथ ही इसके वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? यदि प्रधानाचार्य के द्वारा एक शिक्षक को कहा गया है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन या भ्रमण के लिए ले जाया जाए, शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाया जाए, तो इसके लिए शिक्षक को पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या योजना बनाया जाना चाहिए या वह क्या कर सकता है वो शैक्षिक भ्रमण को सफल बनाने के लिए, इस पर विचार करना है। जिसमें ऑप्शन ए है, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणित तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। ऑप्शन बी है, जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों से कहना। ऑप्शन सी है, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों के साथ ले जाना। ऑप्शन डी, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांति पूर्वक अवलोकन करें। तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना जिस स्थान पे बच्चों को ले जाया जाना है और उसके साथ ही सार्थक अध्ययन कराने के लिए विद्यार्थियों को उस स्थान के बारे में पूर्व ज्ञान प्रदान करना भी शिक्षक का दायित्व है। इसके साथ ही शिक्षक को किस स्थान पर अधिक देर तक बच्चों को रखना है जिससे वे सीखें
और किस स्थान से का महत्व उनकी शिक्षा के लिए नहीं है, उनसे दूर रखना, उनके पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना भी शिक्षक का योजना होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन है? केरल के निकटवर्ती राज्य कौन है? केरल भारत के दक्षिण में स्थित एक राज्य है। यह भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य माना जाता है और सर्वाधिक विकसित क्षेत्र भी केरल माना जाता है। तो केरल के निकटवर्ती राज्य, पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ऑप्शन डी कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन डी। केरल अपने साथ कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ साथ गोवा के साथ भी अपना बॉर्डर साझा करता है, इसलिए केरल आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ अपना बॉर्डर साझा नहीं करता है, केवल कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो आज का सेशन यही कंप्लीट हुआ। यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।